करंट अफेयर्स का क्लास है। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम 5 का क्लास है। अब वॉल्यूम 5 में किस महीने का चल रहा है? तो अप्रैल महीने का चल रहा है। ठीक है, अभी मई का करंट अफेयर्स आपका आया भी नहीं है, जो कि वॉल्यूम 6 के रूप में आएगा। तो फिर हम लोग मई के करंट अफेयर्स को भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और आज हम लोग को क्या पढ़ना है? रिपोर्ट एवं सूचकांक पढ़ना है। ठीक है, पहला देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आ गई 2023 की। क्या ये है? तो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 की आ गई। ठीक है, इसमें क्या पता चला है? तो नई दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो नई दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सी है? नई दिल्ली की बात करेंगे, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। ठीक है, स्विस संगठन। ठीक है, स्विस संगठन की बात कर, आईक्यू एयर। ठीक है, किसके द्वारा ये जो रिपोर्ट जो जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया? तो स्विस संगठन है, जिसका नाम है आईक्यू एयर। ठीक है, नोट करना है, नोट कर लीजिए। आईक्यू एयर एक संस्था है जो कि मतलब क्या जारी करती है? तो वायु प्रदूषण से संबंधित क्या करती है? रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, तो स्विस संगठन आईक्यू एयर द्वारा आयोजित वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दिल्ली का एमपी, ठीक है, दिल्ली का पीएम। ठीक है, पीएम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? पीएम का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं पार्टिकुलर पीएम का मैटर, मतलब? पार्टिकुलर मैटर। बिल्कुल, पार्टिकुलर मैटर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे पीएम का मतलब, ठीक है, ध्यान रखिए, वो 2.5 स्तर 2022 में, ठीक है, 89 दशमलव, ठीक है, ध्यान रखें, 89.1 माइक्रोग्राम प्रति प्रति घन मीटर से बढ़कर 2023 में कितना हो गया? 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। तो आपको ये नहीं ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है भाई, दिल्ली जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। और ये संगठन जो है, जिसका नाम क्या है? स्विस संगठन। ठीक है, रिपोर्ट किसके द्वारा? तो स्विस संगठन के द्वारा रिपोर्ट जो है सो आपको क्या की गई है? जारी की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करते हैं दुनिया का सबसे प्रदूषित महासागरीय क्षेत्र की बात, सॉरी, महानगरीय क्षेत्र की बात करेंगे तो बिहार का बेगूसराय। ठीक है, राजधानी तो आपने देख लिया दिल्ली है, लेकिन तो उसमें बात करेंगे बिहार का बेगूसराय की बात करें, दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है। ठीक है, और क्या रिपोर्ट निकल कर आई बेगूसराय से? तो 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत वार्षिक। पीएम की बात करेंगे 2.5 सांद्रता के साथ भारत में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद तीसरी सबसे वायु गुणवत्ता थी। ठीक है, ध्यान रखना है, भारत की बात करेंगे मतलब हमारे से खराब स्थिति किसकी है? तो बांग्लादेश की है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान। ठीक है, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया। अब फिर मतलब बात करेंगे तो भारत। ठीक है, तीनों की तीनों मतलब आपको यहाँ पे क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, अब भारत का सबसे प्रदूषित शहर की बात करेंगे तो शहर में तो आपका एक तरह से देखें, महानगरीय शहर में तो कौन आया? ठीक है, बेगूसराय आ गया, जो कि बिहार का है। लेकिन दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करेंगे तो कौन बना है? दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी, तो आपको ध्यान में कौन बना है दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी? तो नई दिल्ली। ठीक है, रिपोर्ट के अनुमान लगाया गया कि भारत में 1 अरब से अधिक लोग, ठीक है, पीएम 2.5 सांद्रता का अनुभव करते, जो विश्व के स्वास्थ्य संगठन के अनुशंसित वार्षिक दिशा निर्देश स्तर पर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से भी क्या है? अधिक है। ठीक है, मतलब वायु प्रदूषण की स्थिति की बात करेंगे तो हमारे यहाँ ध्यान में रखेंगे, स्थिति खराब है। ठीक है, अब देखें महिलाओं। ठीक है, महिलाओं का, ठीक है, महिलाओं द्वारा राष्ट्र के लिए अध्ययन, महिलाओं का महिलाओं के द्वारा राष्ट्र के लिए अध्ययन किया गया है। ठीक है, एसबीआई द्वारा आप देखेंगे तो एसबीआई द्वारा महिलाओं द्वारा राष्ट्र के लिए शीर्षक से अध्ययन जारी किया। किसके द्वारा? एसबीआई। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो एसबीआई द्वारा महिलाओं द्वारा राष्ट्र के लिए शीर्षक से अध्ययन जारी किया गया। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा। ठीक है, एस एच जी की महिला। ठीक है, एस एच जी का मतलब क्या होता है? एस एच जी का मतलब क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। क्या सेल्फ होता हेल्प है? ग्रुप। बिल्कुल, ठीक है, एस जी का मतलब क्या होता है? एस एच जी का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला सदस्यों की आय पिछले 5 वर्षों में 3 गुना से मतलब क्या हो गई है? अधिक हो गई है। कितनी हो गई है? ठीक है, मतलब इनको बोलते हैं हिंदी में स्वयं सहायता समूह, अंग्रेजी में क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, इनकी आय की बात करेंगे पिछले 5 वर्षों में कितनी गुनी हो गई? ठीक है, तो 3 गुना आय हो गया। क्या कितना गुना आय हो गया? तो 3 गुना आय इनका हो गया है। ठीक है, इनमें से 97.5% स्वयं सहायता समूहों के पास बैंक खाते हैं, मतलब इनमें से ज्यादातर महिला जो है, मतलब इनके पास क्या है? अपनी बैंक खाते हैं। ठीक है, वित्त वर्ष 2019 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में 65% ग्रामीण एसएचजी सदस्य सापेक्ष आय के मामले में मतलब वृद्धि देखी गई। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो स्वयं सहायता समूह के जो महिला जो जुड़ी हुई है इनसे, उनकी आय में मतलब देखेंगे तो 65% ग्रामीण महिलाओं की आय में क्या देखी गई? वृद्धि देखी गई है। महिला एसएचजी सदस्यों की आय में वृद्धि के साथ ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर
सभी उम्र भी, ठीक है, 0.91 के सहसंबंध के साथ मतलब बढ़ रही है, ठीक है। मतलब वहां पर महिलाओं का मतलब श्रम में भागीदारी भी आपको गांव में बढ़ रही है। ये जो डाटा जो तैयार किया गया, ये जो डाटा जो तैयार किया गया, ठीक है, महिलाओं के द्वारा राष्ट्र के लिए अध्ययन जो किया गया, किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो एसबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? एसबीआई। एसबीआई के द्वारा। जिनमें इस डाटा में निकल कर क्या आता है कि कितने प्रतिशत महिलाओं के पास अपनी बैंक खाता है, कितने प्रतिशत महिलाओं के पास अपनी बैंक खाता है, क्या बताएंगे? तो 97.5% महिलाओं के साथ अपनी बैंक खाता है। पिछले 5 वर्षों में महिलाओं के आय में कितनी वृद्धि हुई है? कितनी वृद्धि हुई? स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं के आय में तीन कितना गुना। हुआ? बिल्कुल ठीक है, 3 गुना हुआ है। तीन कितना हो गया? गुना। 3x हो गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 3x हो गया है, ठीक है। अब चलते देखेंगे खाद्य अपशिष्ट सूचकांक, ठीक है, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक की बात करेंगे तो 2024, ठीक है, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट आई है, 2024 आई है, ठीक है। क्या है इस रिपोर्ट में? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको क्या बोलते हैं? यूएनईपी। क्या बोला जाता है? यूएनईपी। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या होता है, ध्यान में रखेंगे, क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 जो आई है किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो क्या बताएंगे? यूएनईपी के द्वारा जारी की जाती है। किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो यूएनईपी के द्वारा इस रिपोर्ट को यूएनईपी। मतलब क्या किया जाता है? जारी किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या क्या रिपोर्ट की चीजें उसको देखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 जो है मतलब क्या की? जारी की है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। 2022 में सभी महाद्वीपों के परिवार ने प्रतिदिन 1 बिलियन से अधिक भोजन बर्बाद किया। मतलब सभी महाद्वीप, मतलब महाद्वीप समझे ना, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मतलब इस सारे महाद्वीपों के परिवारों ने प्रतिदिन 1 बिलियन से अधिक भोजन बर्बाद किया है। जबकि 783 मिलियन लोग भूख से प्रभावित हुए और मानवता के 1/3 हिस्से को खाद्य और सुरक्षा का सामना करना पड़ा। मतलब जहां एक और आप देख रहे हैं मतलब 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन भोजन प्रतिदिन बर्बाद हो रहा है, और वही दूसरी ओर आप क्या देख रहे हैं? 700, ठीक है, 783 मिलियन लोग जो है, ठीक है, इनको मतलब क्या हो रहा है? भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से भूख से मतलब क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। और जबकि बात करेंगे, ठीक है, मतलब टोटल पॉपुलेशन, वर्ल्ड का जितना पॉपुलेशन है उसका 1/3 हिस्सा को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक डाटा आपको निकल कर आया है। ये डाटा किसके द्वारा निकला गया था? यूएनईपी ने इस डाटा को प्रस्तुत किया। यूएनईपी का मुख्यालय आप लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी केन्या। यूएनएपी का, बिल्कुल ठीक है, कहाँ पे है? तो केन्या के नैरोबी में आपको इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे, ठीक है। अब आगे की देखेंगे और क्या है। देखेंगे खाद्य अपशिष्ट वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का अनुमानित, ठीक है, 8 से 10 उत्पन्न करता है, ठीक है। वार्प वार्प का मतलब WRAP, मतलब अपशिष्ट और संसाधन कार्यवाही कार्यक्रम के साथ स्वलिखित रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया जाने वाला है, से पहले प्रकाशित की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखें WEF, ठीक है, मतलब WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे तो WEF खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर बर्बाद होने वाले भोजन और खाद्यान्न भागों की वैश्विक और राष्ट्रीय पीढ़ी को ट्रैक करता है। वार्प की बात करेंगे, वार्प का यहाँ पे फुल फॉर्म है अपशिष्ट और संसाधन कार्यवाही कार्यक्रम की एक जलवायु कार्रवाई एनजीओ है, जो कि 2000 में यूके में स्थापित हुई थी। तो वार्प की स्थापना कब हुई थी? जो कि एक एनजीओ है जो कि इन्वायरमेंट को लेकर काम करती है, ठीक है, यूके में स्थापित हुई थी 2000 ईस्वी में, ठीक है, जो जलवायु संकट के कारणों से निपटने के लिए ग्रह के एक अस्थायी भविष्य के लिए काम कर रहा है, ठीक है। ये सारी डाटा हमको ये ध्यान में नहीं रखना है। ये जो खाद्य के मतलब ये खाद्य के लेकर जो रिपोर्ट जो आई है, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट आई है, ये यूएनईपी के द्वारा जारी की गई है, जिससे पता चल रहा है प्रत्येक सभी महाद्वीपों के परिवार ने प्रतिदिन 1 बिलियन से अधिक भोजन को बर्बाद किया, जबकि 783 मिलियन लोग भूख से प्रभावित हुए और मानवता का टोटल ह्यूमैनिटी की 1/3 हिस्से जो है खाद्य असुरक्षा का सामना उनको करना पड़ा, ठीक है। बाकी जो इनमें से आप ध्यान में रखेंगे, इनमें जो इनका ये रिपोर्ट वगैरह में जो मदद जो कर रहा था, वार्प कर रहा था, जो कि क्या होता है? अपशिष्ट और संसाधन कार्यवाही कार्यक्रम होता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2000 ईस्वी में वार्प की स्थापना होती है। कहाँ होती है? तो यूके के अंदर में इसकी स्थापना होती है, ठीक है,
चलिए और विशेष चीजें नहीं, आप देखते हैं। आप देखेंगे इंडियन नेटवर्क फॉर फिशरी एंड एनिमल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक रिपोर्ट निकल कर आई 2019-22 के अंतर्गत रिपोर्ट निकल कर आई है। संक्षेप में रिपोर्ट को बोला गया इन्फ्रा, क्या बोला गया, इन्फ्रा, IN, ठीक है, क्या बोला गया, INFAAR, ठीक है, इन्फ्रा। क्या है रिपोर्ट में, देखते हैं इसको फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेटवर्क फॉर फिशरी एंड एनिमल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिपोर्ट 2019-22 की डाटा है। क्या है, देखेंगे रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या है, तो दोनों क्षेत्रों में कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति बहुत कम प्रतिरोध देखा गया, जो बहुत उपयोग में नहीं है। उदाहरण के लिए क्या लिखा हुआ है, कैलोरे कैलोरेमफेनिनॉल, क्या है, फेनिकॉल, ठीक है, क्या है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में स्टीफी लोलोकस ने पेनिसिलिन के प्रति अत्यधिक उच्च प्रतिरोध दिखाया है। पशुधन क्षेत्र में कई कोलाई और, ठीक है, स्टेफिलोकोसी ने उच्च प्रतिरोध प्रदर्शित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR ने, ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन FAO के सहयोग से 2007 में इन्फ्रा को लॉन्च किया था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्फ्रा को किसने लॉन्च किया था, ICAR ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया है, तो ICAR ने इन्फ्रा को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, तो ICAR ने आपको क्या किया है, इन्फ्रा को आपको लॉन्च किया। किसने, तो ICAR ने इन्फ्रा को लॉन्च किया है, ठीक है। किसके सहयोग से किया है, तो FAO के सहयोग से किया है। किसके सहयोग से किया है, तो FAO के सहयोग से इन्फ्रा को लॉन्च किया गया, ठीक है। कब लॉन्च किया गया है, तो 2017 में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। क्या काम करता है इन्फ्रा, तो इन्फ्रा की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जलीय कृषि और पशु चिकित्सा क्षेत्र में बिल्कुल AMR की निगरानी करता है, ठीक है। MMR क्या होता है, रोगाणु रोधी प्रतिरोध तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि रोगाणु रोधी दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते, ठीक है। मतलब से ये रोगाणु रोधी दवा जो होते हैं उन पे किसी भी प्रकार का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया नहीं करते, तब जाकर उन क्षेत्र के लिए मतलब क्या होता है, निगरानी करने का काम जो होता है, ठीक है, इनका होता है, ठीक है, समझ रहा है। तो बस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये जो इंडियन नेटवर्क फॉर फिशरी एंड एनिमल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो लॉन्च जो किया गया, मतलब इसका रिपोर्ट जो आया है, ये रिपोर्ट जो है किसके अधीन है, ICAR FAO के द्वारा, ठीक है। ICAR FAO मिलकर इस संस्था को तैयार किया था, बनाया था। कब बनाया था, 2017 में बनाया था, ठीक है। क्या काम कर रही है, जलीय कृषि और पशु चिकित्सा क्षेत्र में, ठीक है, AMR, ठीक है, क्या लिखा है, AMR की निगरानी करता है। क्या होता है MAR, रोगाणु रोधी प्रतिरोध, क्या होता है, रोगाणु रोधी प्रतिरोध होता है, तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि रोगाणु रोधी दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे एक रिपोर्ट और भी निकल कर आया, ठीक है, ये वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक ब्रीफ। कौन सा रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक ब्रीफ, ठीक है। ट्रैकिंग COP28 का परिणाम, ठीक है। COP क्या होता है, तो COP कॉप, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। कहां पे हुआ है COP28, इस बार COP28 हुआ है, कहां पे हुआ है COP28, सऊदी ठीक अरबिया है। सर। सऊदी अरब नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है। कहां पे हुआ है, UAE में, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो COP28 आपका UAE में इस बार हुआ है, ठीक है। COP29 की बात करेंगे तो कहां पे होगा, अजरबैजान के बाकू में होगा, ठीक है। तो ए वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक ब्रीफ ट्रैकिंग COP28 का परिणाम आपको देखने को मिला है। क्या है यहाँ पे, तो देखेंगे अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी ने ए वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक ब्रीफ ट्रैकिंग COP28 का जो परिणाम जो था उनको जारी कर दिया है, ठीक है। किसने जारी किया है, तो अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, जिसको संक्षेप में क्या हुआ, इरेना, IRENA बोला जाता है। मतलब ये वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक ब्रीफ जो ट्रैकिंग जो COP28 के जो परिणाम जो थे उसको रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट में क्या है देखते हैं इसको, ठीक है। रिपोर्ट की बात करेंगे तो UN, ठीक है, ध्यान रखें, रिपोर्ट की बात करेंगे, रिपोर्ट में क्या है, तो ध्यान रखें, रिपोर्ट की बात करेंगे तो UNFCCC, ठीक है। UNFCCC की बात करेंगे, नवंबर 2023 में आयोजित की COP28 में उल्लेखित अनुसार 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना करने के लिए ऊर्जा परिवर्तन प्रतिबद्धता की दिशा में वैश्विक प्रगति को ट्रैक करती है।
क्या है, तो 2030 तक अगर बात करेंगे तो नवीकरणीय ऊर्जा को कितना गुना करने के लक्ष्य को, प्रतिबद्धता को मतलब हासिल करने के लिए उन क्षेत्र में मतलब काम कर रही है। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को कितना गुना करना है, ठीक है। तो कितने गुना करना है, 3x करना है, मतलब कितना, 3 गुना करना है, ठीक है। ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे क्या है। 2023 में वैश्विक ऊर्जा विभाग, 2023 में वैश्विक ऊर्जा 2023 में वैश्विक ऊर्जा मिश्रण ने 473 गीगावाट सौर ऊर्जा का, जिनमें से योगदान जो था 73% था। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में क्या क्या आएंगे, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में वो सारे स्रोत आएंगे जो कि कार्बन पैदा नहीं करते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, क्या बोलते हैं मतलब जल से जो ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्राप्त होता है वो हो जाता है। भूमि तापीय ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, सबके सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये ऊर्जा मतलब क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ग्रीन एनर्जी में भी मतलब ये सब आ सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 2023 में वैश्विक ऊर्जा मिश्रण की बात करें, 473 गीगावाट रही, जिसमें से सौर ऊर्जा का अकेला योगदान कितना है, 73% है। उसके अलावा अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को जोड़ा गया। हालांकि 3 गुना लक्ष्य को पूरा करने के लिए वार्षिक वृद्धि दर कितना, 1100 गीगावाट तक पहुंचनी चाहिए। मतलब अभी तो ये रिपोर्ट है, ये 2000, ये आप देखोगे 2000 कब तक, 2023 की बात की, 2024 मतलब 2030 तक है ना 3 गुना करना। 2030 तक अगर आपको 3 गुना करना है, उसके हिसाब से आप देखोगे तो आपका कितना है, अभी 473 है ना, इसको 473 से इंक्रीज होकर कितना करना पड़ेगा, तो 1100 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 1100 करना पड़ेगा, तब जाके मतलब 3 गुना का लक्ष्य जो होगा क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। ध्यान में रखना है। उसमें से अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा योगदान किसका है नवीकरणीय ऊर्जा में, तो सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा में योगदान की बात करेंगे तो सौर ऊर्जा का ही है। किसका है, सौर ऊर्जा का भी है, ठीक है। 20.1% के वृद्धि के साथ एशिया नवीकरणीय तैनाती में अग्रणी था। इसकी वृद्धि चीन द्वारा संचालित थी, ठीक है। मतलब एशिया की बात करेंगे तो नवीकरणीय ऊर्जा के तैनाती में अग्रणी था, और इसमें मुख्य रूप से चीन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सड़क परिवहन में विद्युतीकरण की सर्वाधिक संभावना है। नए ईवी मॉडल, ईवी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल, ठीक है। नए ईवी मॉडल, वित्तीय प्रोत्साहन और चार्जिंग बुनियादी ढांचे में सुधार इसके प्रमुख चालक है। मतलब नए ईवी मॉडल को अगर हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे, नए नए मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल जो निकल रहा है गाड़ी का, उसका अगर हम लोग अगर ध्यान देंगे, उस पर अगर काम करेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कार्बन इमिशन कम होगा। अब नए ईवी मॉडल को हम लोग बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, वित्तीय प्रोत्साहन दे सकते हैं। डीजल से चलने वाले गाड़ी, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी का कीमत बढ़ा दो, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ी उसको कीमत कम करो। उसके बाद सरकार कहेगी से तुम इलेक्ट्रिक वाला गाड़ी खरीदो, हम आपको सब्सिडी देंगे। जैसे 2 व्हीलर की गाड़ी की आप जाएंगे खरीदने तो उसमें 10,000 रुपया सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। मान लीजिए गाड़ी का कीमत अगर मान लीजिए 1.5 लाख रुपया हो रहा है, सपोज एक बात कर रहा हूं, तो 10,000 रुपया आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, मतलब उतना पैसा आपको कम पे करना है। तो इससे क्या होगा, मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल के गाड़ी आपको आएंगे जो कि मतलब मुख्यतः किस पे चलते हैं, बैटरी पे चलते हैं ना, बैटरी पे क्या होगा, तो इसमें पेट्रोल डीजल का प्रयोग तो होगा नहीं। तो ऑलरेडी हम लोग क्या होंगे, इस लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त करेंगे, ठीक है। इंडिया गेमिंग रिपोर्ट आई है, कौन सी रिपोर्ट आई है, इंडिया गेमिंग रिपोर्ट आई है 2024। यह रिपोर्ट इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल और विंजो के द्वारा जारी की गई। विंजो का प्रचार आप लोग खूब देखते होंगे, आईपीएल वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे लोग लूडो वगैरह पैसा लगा लगा के खेलते हैं अपना। तो विंजो के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि मतलब इंडिया गेमिंग रिपोर्ट है। क्या नाम है, इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल, जिसको बोलते हैं ICIC। क्या बोलते हैं, IEIC। और साथ में किसने, तो साथ में विंजो ने मतलब एक रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। क्या निकल कर है इस रिपोर्ट में, तो भारत का कुल मोबाइल गेम डाउनलोड अगले 2 बाजारों अमेरिका और ब्राजील के कुल डाउनलोड से अधिक है। मतलब ठीक है, अमेरिका और ब्राजील जितना डाउनलोड करता है उससे अकेले भारत जो है गेम डाउनलोड करने में ज्यादा मतलब सबसे आगे है। मतलब भारत में जितना गेम बच्चे खेलते हैं या फिर डाउनलोड करते हैं, उनकी संख्या अमेरिका और ब्राजील के दोनों का डाउनलोडिंग संख्या की जोड़े तो उनसे भी अधिक हो जाते हैं। अब भारत में 56.8 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ भारत आधिकारिक तौर पर सबसे बड़ा गेमिंग बाजार है, और वैश्विक स्तर पर हर 5 में से एक ऑनलाइन गेमर्स का यहाँ योगदान है।
मतलब दुनिया में अगर कोई व्यक्ति अगर 5 गेम खेलने वाला है पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें से एक गेमर्स आपको इंडिया में मिलेंगे। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा गेमर्स की बात करेंगे, गेम मतलब विभिन्न प्रकार का गेम, कोई जरूरी नहीं से एक ही गेम, ठीक है, बहुत सारे गेमर, उसमें 568 मिलियन की बात करेंगे। 1 मिलियन में, 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है, ठीक है, मतलब 56 करोड़ के आसपास टोटल, मतलब यहाँ पे 56.8, मतलब 57 करोड़ लोग जो है ये गेम खेलते हैं। भारतीय गेमिंग बाजार के 2028 तक $6 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। अब इसे पैसे भी बढ़ रहे हैं, $6 बिलियन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, गेमिंग बाजार के 2028 तक $6 बिलियन तक पहुंचने के उम्मीद है। भारतीय गेमिंग कंपनियों की संख्या 2015 में 25 से बढ़कर 2023 में कितनी हो गई, 1400 से अधिक हो गई है। अब संख्या भी देख रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2015 में बात करें इनकी संख्या मात्र कितनी थी, 25 थी, और 2023 में इनकी संख्या की बात की कितनी, 1400 हो गई है। मतलब 8 वर्षों में अगर देखेंगे तो वृद्धि कितना परसेंट हो गया। ठीक है, देखिए निकाल के दिखाता हूं, गलती निकाल दी है, नहीं, घटा के निकालना पड़ेगा, ठीक है। लगभग कितना हो जाएगा, कितना बोलूं, लगभग कई सौ गुना, मतलब परसेंट, मतलब क्या देखा गया, वृद्धि देखा गया। ठीक है, इसमें आप लोग का भी योगदान हो सकता है। चलिए, आप देखेंगे विश्व असमानता, ठीक है, विश्व असमानता लैब आई है, ठीक है, विश्व असमानता लैब की बात करेंगे, रिपोर्ट आपको देखने को मिली है। किसने जारी किया विश्व असमानता लैब, फुटनोट वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के द्वारा जारी की गई है। फुटनोट किसने, फुटनोट वर्ल्ड इक्वलिटी लैब के द्वारा विश्व असमानता लैब रिपोर्ट आई है। क्या है इसमें, तो स्वतंत्रता के बाद 1980 के दशक की शुरुआत तक असमानता में गिरावट आई है, जिसके बाद यह बढ़ना शुरू हो गया। 2000 के दशक के शुरुआत में आसमान क्या होती है, छू गई असमानता का। 2023 के अंत तक भारत में सबसे अमीर नागरिकों के पास देश की 40% से, ठीक है, ध्यान रखिए, 40.1% संपत्ति थी। भारत के शीर्ष 1% आय हिस्सेदारी दुनिया के सबसे अधिक है, यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका से भी अधिक है। ठीक है, मतलब 2023 के अंत तक भारत के सबसे अमीर नागरिकों के पास देश के 40% से अधिक संपत्ति उन्हीं के पास थी। अब भारत की शीर्ष 1% आय हिस्सेदारी दुनिया के सबसे अधिक है, ठीक है, मतलब भारत में जो नागरिक जो है, सबसे अमीर नागरिक की बात करेंगे, उनकी जनसंख्या का मात्र 1% आप निकाल लीजिए, तो उनके पास जितना आय जो है, सो दुनिया में किसी भी देश से आय उनके पास सबसे अधिक है। ठीक है, ये सब डाटा को आपको क्या रखना है, ध्यान में रख सकते हैं। आपका रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया, तो फुटनोट वर्ल्ड इनइक्वलिटी के द्वारा जारी किया। एक सामाजिक देश में क्या होना चाहिए, ठीक है, आय में समानता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आय में बहुत ही ज्यादा अंतर होना चाहिए, किसी के पास बहुत ही ज्यादा आय है और किसी के पास बिल्कुल आय नहीं है। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट आई है, ठीक है, कौन सी रिपोर्ट आई है, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट आई है, 2023 की रिपोर्ट आई है। क्या है इस रिपोर्ट में, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट जारी की गई। किसने, जब वैश्विक जलवायु रिपोर्ट की बात करेंगे, स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन और स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट के द्वारा 2023 की रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में क्या कहा गया, तो रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 2023 में, ठीक है, 2023 में ग्रीन हाउस गैसों, तापमान आदि जैसे हर जलवायु संकेतक को तोड़ दिया और दुनिया भर में जलवायु विद की स्थिति पर भी मतलब प्रकाश डाला। 2019-20 के स्तर की तुलना में 2021-22 में जलवायु प्रवाह लगभग दोगुना हो गया और $1.3 ट्रिलियन तक मतलब क्या हो गया, पहुंच गया है। चीन, अमेरिका, यूरोप, ब्राजील, जापान और भारत को कुल मिलाकर धन में 90% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट आई, इसमें कहा गया, तो भाई साहब रिपोर्ट ने इस बात पे प्रकाश डाला कि 2023 में ग्रीन हाउस गैसों, तापमान आदि जैसे जलवायु संकेतक को तोड़ दिया और दुनिया भर में जलवायु वित्त की स्थिति पे मतलब क्या किया, प्रकाश डाला। मतलब लोग जो है जलवायु को सुधारने के लिए बहुत अधिक पैसे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, 2019-20 के स्तर की तुलना में 21-22 में जलवायु प्रवाह लगभग कितना हो गया, लगभग दुगुना होगा, तो $1.3 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए लोग जो है खर्च कर रहे हैं। ठीक है ना, देश चीन, अमेरिका, यूरोप, ब्राजील, जापान और भारत में कुल मिलकर धन में 90% वृद्धि। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इन्हीं का दोनों, इन्हीं सबका योगदान था। 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्ग के लिए 2030 तक जलवायु वित्त निवेश में 6 गुना से अधिक बढ़ाने का आवश्यकता है। ठीक है,
आप देखेंगे एक रिपोर्ट है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट आई है, ठीक है। इसमें इंडिया का रैंक, शांति और खुशहाली में इंडिया का रैंक समान ही है, ठीक है। किसके द्वारा जारी की गई है, ठीक है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 जारी की गई, मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, डब्ल्यू एच क्या होता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस, आर WHR, WHR ठीक है, होता है सर। WHR, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, इंडेक्स नहीं, रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। किसके द्वारा जारी किया, UNSDNS के द्वारा जारी किएगा। हिंदी में क्या होता है इसका, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। क्या रिपोर्ट आई, तो इंडिया का स्थान 126वां स्थान निकल कर आया, मतलब 126वां स्थान इंडिया का है, कितने में, ठीक है, 143। 143 में, ठीक है। इंडिया का स्थान कितना है, 126 में है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करेंगे तो भारत का स्थान कितना है, 126 स्थान है 143 देशों में। तो शीर्ष 3 देश कौन सा है, तो फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड की बात करेंगे, शीर्ष 3 देश है। शीर्ष की बात करेंगे फिनलैंड और निचले पे अफगानिस्तान है। तो सबसे खराब स्थिति किसकी है, सबसे नीचे, मतलब 143वें नंबर पे कौन है, तो अफगानिस्तान है। सबसे खुश देश कौन है, तो सबसे खुश देश की बात करेंगे फिनलैंड है। देशों में 6 अंकों का बड़ा अंतर है 10 के पैमाने पे, ठीक है। मतलब टोटल कितना, मतलब इसमें टोटल कितना होता है, पैमाना कितना होता है, मतलब मैक्सिमम कितना होता है, तो मैक्सिमम कितना होता है 10, कितना होता है मैक्सिमम, कितना होता है 10 होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वैश्विक जलवायु रिपोर्ट आई है 2023, क्या आई है, वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2023 आ गई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने अपनी वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2023 जारी कर दी है। सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा, वैश्विक जलवायु रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, तो WMO के द्वारा जारी की जाती है। क्या पता चला इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में पता 2023 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था। लेकिन इसने एक और भी डराने वाली बात क्या कही, इसे 2024 जो है 2023 से भी खराब हो सकता है, मतलब बरसों पुराना रिकॉर्ड जो था 2023 में टूटा, जो कि वेदर के रिगार्डिंग था, और 2024 में और भी स्थिति क्या हो सकती है, पहले से बहुत अधिक क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, ठीक है। तो वैश्विक रिपोर्ट की बात करेंगे, किसके द्वारा जारी किया गया, तो ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा जारी किया गया, तो WMO के द्वारा, ठीक है। 2023 में 2023 में सतह सतह के निकट वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक के बाद 1850 और 1900 के बीच के औसत की बात करेंगे तो औसत से 1.45 से 0.12 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यह पिछले 174 साल के अवलोकन रिकॉर्ड में सबसे गर्म वर्ष बन गया। कौन सा, तो 2023 की बात करेंगे, ठीक है। 174 वर्षों में सबसे गर्म वर्ष था 2014 में, 2024 में स्थिति और भी खराब हो सकती है। वी डैम, ठीक है, क्या वी डैम का इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट आई है 2024 की, और डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भी भारत का स्थिति की बात करने के लिए ठीक नहीं है। यह रिपोर्ट 2018 में डाउनग्रेड के बाद भारत की चुनावी निरंकुशता में निरंतर गिरावट पर मतलब क्या करती है, प्रकाश डालती है। वी डैम की बात, वी डैम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 के अनुसार विभिन्न घटकों के लिए गिरते स्कोर के साथ भारत अभी भी एक निरंकुश देश बना हुआ है, ठीक है। भारत 2023 में 10 स्टैंड अलोन निरंकुश लोगों में भी, मतलब देशों में भी, मतलब क्या है, शामिल है। निरंकुशीकरण की शुरुआत से पहले इस समूह के 10 में से 8 देश लोकतांत्रिक थे। उन 8 देशों में से 6 लोकतंत्र मामलों में कमजोर है, ठीक है, जैसे कोमोरस, ठीक है, हंगरी, भारत, मॉरिशस, निकारागुआ, सर्बिया, इन सब में मतलब भारत को रखा गया है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अगर बाकी इंस्टीट्यूट की मतलब डेमोक्रेसी रिपोर्ट आई है, वीडम को लेकर आई है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये लोग वेस्टर्न मीडिया है, वेस्टर्न हाउस है, भारत के डेमोक्रेसी इंडेक्स, हैपनी इंडेक्स, मतलब पत्रकारिता में मतलब क्या बात करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, प्रेस इंडेक्स, इसमें सब में खराब मतलब इंडिया की स्थिति बताता है, ठीक है। अब ये हमसे सुखी मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे सुखी पाकिस्तान को बता रखा है, हमसे सुखी श्रीलंका को बना रखा है, तो फिर क्या ही करना है, ठीक है। वास्तविकता से इस रिपोर्ट का कोई भी लेना देना नहीं है, एग्जाम में कभी कभी पूछता है इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी बकवास है, ठीक है। भारत सरकार भी नहीं मानती है। मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, भारत भी सोच रही है अपना, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह का संस्था गठन करने की सोच रही है, क्योंकि भारत से भी हो सकता है बहुत सारा रिपोर्ट भविष्य में आपको देखने को मिले। इस सारे के सारे जो होते हैं लेफ्टिस्ट विचारधारा के होते हैं, लेफ्ट का बहुत बड़ा असर होता है, फंडिंग होता है बहुत सारे देश के द्वारा इन लोगों को,
किसी भी देश के इमेज को खराब करना है तो उसके जो कॉम्पिटिटिव कंट्री होता है उसको फंड करके उसका रिपोर्ट को खराब दिखाया जाता है। ठीक है। अब देखिए मानव विकास रिपोर्ट आई है 2023-24 की। ठीक है, ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे प्रश्न आता है। किसने जारी किया है? यूएनडीपी ने। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया। क्या होता है यूएनडीपी का फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और भारत ने इसमें, ठीक है, 14 रैंकों की छलांग लगाई है। क्या लगाई है? मतलब भारत का रैंक जो है सो आपका कितना, 14 रैंक की, मतलब क्या हुई, सुधार हुई है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में 160वें स्थान पर रहा। कितनी रही लैंगिक असमानता में? भारत के स्थान कितनी रही? 108। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 1 होता है। इसमें कितना होता है मैक्सिमम स्कोर? 1 होता है। भारत को किसने मिला? 0.437 स्कोर भारत को मिला। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसके कहते हैं, द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 जारी की गई है। देश ने पिछले वर्ष की तुलना में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में अपनी रैंकिंग में 14 स्थान का सुधार किया। ठीक है, और लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? कितना है? 108। कितने देशों में निकाला गया 108? 193 देश में। ठीक है, बिल्कुल 193 देशों में। ठीक है, यूएनए का डेजिग्नेट मेंबर की बात करेंगे तो वो भी कितना है? तो 193 ही है। ठीक है, या 0 ये 0.490 के स्कोर के साथ। ठीक है, 191 देशों में। ठीक है, 2022 के देशों की 2022 सॉरी 122 देशों की 191 देशों में से 122 देशों की 2021 की रैंकिंग एक महत्वपूर्ण सुधार है। मतलब अगर बात करें 2021 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया का स्थान कितना था? 122 था। और 2023 की जो रिपोर्ट आई इसमें इंडिया का स्थान कितना है? 108 है। ठीक है, कितने रैंकिंग का सुधार हुआ? 14 रैंकिंग का सुधार होता है। ठीक है, और 2021 में, ठीक है, कितने देशों पे था? 191 देशों पे था। और 2023 में बात करेंगे तो कितने देशों पे है? तो ये 193 देशों पे है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। GIEI, ठीक है, मतलब लैंगिक रिपोर्ट को कहते हैं, लैंगिक असमानता रिपोर्ट। 2022 में शीर्ष रैंक वाले देश का नाम से कौन है? डेनमार्क टॉप पे है, फिर नॉर्वे है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर आपका नीदरलैंड है। तो लैंगिक असमानता में टॉप पे कौन है? तो डेनमार्क जो है आपका। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। ठीक है, ये क्या है? प्रथम स्थान पे है। आप देखेंगे आगे रिपोर्ट हमारे क्या है? ग्लोबल रिसोर्स रिपोर्ट, ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट आई है 2024 की। ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024 को संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम सभा द्वारा नैरोबी केन्या में लॉन्च किया गया। ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट की बात करेंगे, किसके द्वारा कहां पे लॉन्च किया गया? तो ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, ठीक है, नैरोबी के केन्या में लॉन्च किया गया। क्या है इस रिपोर्ट में? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पैनल की प्रमुख रिपोर्ट है। पिछले 50 वर्षों में भौतिक संसाधनों का वैश्विक उत्पादन और खपत 3 गुना से अधिक बढ़ गई। मतलब 50 वर्षों, पिछले 50 वर्ष की बात करेंगे तो वैश्विक संसाधन, उसका खपत लोग जो है बहुत तेजी से कर रहे हैं। मतलब 3 गुना तेजी से उसका मतलब क्या हो रहा है? खपत हो रहा है। ठीक है, संसाधनों की खपत का उपयोग बड़े पैमाने पर उच्च आय वाले देशों में मांग से प्रेरित है। ठीक है, जो हाई इनकम कंट्री जो है वहां पे संसाधन का बड़ी तेजी से मतलब क्या हो रहा है? डिमांड किया जा रहा है, मांग किया जा रहा है, इसलिए संसाधनों का क्या हो रहा है? खपत हो रहा है। भौतिक संसाधनों का निष्कर्षण और प्रसंस्करण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 55% से अधिक और पर्यावरणीय को प्रदूषित करने में 40% करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, मतलब भौतिक संसाधनों को जो निष्कर्षण या भी प्रसंस्करण होता है उसमें ग्रीन हाउस गैस का 55% वहीं से आता है, और पर्यावरण को प्रदूषित करने में 40% का इनका योगदान है। ठीक है, मतलब मान लीजिए किसी भी संसाधन का डिमांड हो रहा था, डायरेक्ट संसाधन तो दे नहीं सकते हैं, उसको क्या, उसको प्रसंस्करण करके, उसका निष्कर्षण करके उसको दिया जाएगा। उसके लिए इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। इंडस्ट्री में जाओगे तो क्या होगा? फिर वही आपका कार्बन इमिशन होगा, ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, उसके लिए जिम्मेदार है। इसके बावजूद संसाधनों का दोहन 2020 के स्तर से 2060 तक लगभग 60% तक बढ़ सकता है। इतना स्थिति खराब होने के बावजूद भी 2020 2020 से क्या ये हो रहा है यार?
2020 में जो स्थिति जो है, ठीक है, उससे अगर बात करेंगे 2060 की स्थिति की बात करेंगे तो इसमें कितनी हो सकती है? 40 वर्षों में फिर भी 60% का आपको इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि मतलब कितना हो सकता है? 100 बिलियन की बात करेंगे 2020 में है, और 2060 में आपको कितना हो सकता है? 160 बिलियन आपको हो सकता है। ठीक है, यह वैश्विक समानता की एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है, जहां कम आय वाले देश अमीर देशों की तुलना में 6 गुना कम सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। मतलब जो कम आय वाला देश है उस 100 अगर यूज कर रहा है तो अधिक आय वाला 160 कर रहा है। ठीक है, सॉरी, वो ठीक है दूसरा सर। चीज है। ठीक है, सर इंग्लिश में मतलब पॉइंट छूटा हुआ है। 6 गुना मतलब संसाधन का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या छूटा हुआ नहीं छूटा हुआ उससे मतलब नहीं, जो इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ छूटा हुआ इंस्टीट्यूट का दिक्कत है। ठीक है, इसे यहीं से सीखिए। ठीक है, तो वैश्विक असमानता की एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है। जो हाई इनकम कंट्री जो है वह मतलब क्या, लो इनकम मतलब कंट्री से अधिक संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा संसाधन का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा डेवलपमेंट भी होना स्वाभाविक है। यही रीजन जो है से लो इनकम वाला कंट्री जो है सो पीछे रह गया, और हाई इनकम वाला कंट्री जो है अधिक संसाधन का प्रयोग करके वो क्या होगा, बहुत अधिक विकास कर गया। ठीक है, यही रीजन है। तो एशियन देश की बात करेंगे, एशिया में ज्यादा से ज्यादा देश की बात करें लो इनकम कंट्री है, पिछड़े हुए हैं। यूरोपियन की बात करें, अमेरिकन की बात करें, हाई एशियन कंट्री है, वो क्या हुए, काफी आगे गए। अब यहाँ पे बातें हैं। ठीक है, यूएनई, यूएनई इसके बारे में जान लेते हैं। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन का परिणाम का स्वरूप 2012 में इसकी स्थापना होती है। पर्यावरण पर विश्व की सर्वोच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्था है। यूएनई की बात करेंगे तो ध्यान रखिए, पर्यावरण पर विश्व की सर्वोच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्था है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के शासी निकाय के रूप में कार्य करता है। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, उसके मतलब शासी मतलब उसी को मतलब एक तरह से देखेंगे उसी के निकाय के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। इसकी बैठक की बात करें द्विवार्षिक होती है, मतलब 2 वर्ष में एक बार होती है। कहां पे होती है? नैरोबी केन्या में इसकी बैठक होती है। यूएनईए की बात करेंगे, ठीक है, यूएनई की बात करेंगे तो यूएनई 6 ने एक मंत्री स्तरीय घोषणा को अपनाया, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता, हानि और प्रदूषण और अपशिष्ट के तिरपल ग्रहीय संकट की प्रगति को मतलब रोकना है। तिरपल ग्रही प्लान मतलब ट्रिपल प्लानेट मतलब जो दिक्कत जो आ रहा है उसमें क्या क्या है, तो इसमें देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन एक समस्या है, प्रकृति एक समस्या है, जलवायु परिवर्तन एक साथ है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा जरा, जलवायु परिवर्तन एक साथ है, प्रकृति और जैव विविधता हानि एक साथ है, और प्रदूषण और अपशिष्ट एक साथ है। ठीक है, इनको क्या रखा गया, इनको तिरपल ग्रही है, मतलब ये प्लानेट के लिए मतलब तीनों तरीके से हमको संसद है, इनको प्रगति को रोकना है। किसी भी तरह जलवायु परिवर्तन को रोका जाए, प्रकृति और जैव विविधता के हानि को होने से बचाया जाए, और प्रदूषण और अपशिष्ट के प्रगति को भी रोका जाए। ठीक है, इसके लिए काम क्या कर रहा है, यूएनईए काम कर रहा है। किसके अंतर्गत आता है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसी का एक संस्था है। ठीक है, क्या है? यूएनईए। बैठक कैसी होती है? वर्ष में 2 वर्ष में क्या होता है, एक बार, 2 वर्ष में एक बार होता है। कहां पे होता है? तो नैरोबी केन्या में इसकी बैठक होती है। 12वां अंतरराष्ट्रीय आईपी, जिसको बोलते हैं बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक आ गई है। ठीक है, ये बौद्धिक संपदा रिपोर्ट जो आई है, जो कि 12वां नंबर का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है, किसके द्वारा जारी किया जाता है वो मेरे लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले संस्करण क्या संस्करण है? 12वां संस्करण है ये। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसको जारी किया। किसने जारी किया? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी अंतरराष्ट्रीय आईपी मतलब बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया है। सूचकांक में 55 देशों में से भारत, ठीक है, 42वें स्थान पे है। सूचकांक की बात करेंगे तो 55 देशों में से भारत की बात करें किस स्थान पे है? 42वें स्थान पे है। मतलब बौद्धिक संपदा में इंडिया का रैंक कितना है? 42। कितने में भाई? तो 55 में। कुल स्कोर कितने मिले इंडिया को? तो कुल स्कोर इंडिया की बात करें कितने मिले, तो ध्यान 38.64 स्कोर मिलते कितने में? तो 100 में। ठीक है, 100 पे निकाला जाता है। नंबर ऑफ लो स्कोर तो रैंक नीचे जाएगी, ज्यादा स्कोर होगा रैंक ऊपर जाएगा।
ठीक है। तो बौद्धिक संपदा में भारत की रैंक कितनी है? 42 है। ठीक है। शीर्ष 3 देश कौन है? तो संयुक्त अमेरिका की बात करेंगे, पहले नंबर पे पूछा जाएगा बौद्धिक संपदा में पहले नंबर पे कौन है? यूएसए। यूएसए। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे, दूसरा नंबर पे है। फ्रांस की बात करेंगे, तीसरा नंबर पे है। भारत में नीति निर्माता, आईपी अधिकारों और आर्थिक गतिविधि के बीच महत्वपूर्ण संबंध को पहचान रहे, जो भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक जो भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को रेखांकित करता है। भारत रोजगार रिपोर्ट की बात करेंगे, 2024 आई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने भारत विकास संस्थान के सहयोग से भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 मतलब क्या की है? जारी किया है। भारत रोजगार रिपोर्ट किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने जारी किया है। किसके सहायता से? तो मानव विकास संस्थान, इनके सहायता से रिपोर्ट किया हो, जारी किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 2000 में, ठीक है, कितनी थी? 35.2% थी केवल, जो कि 2022 में दोगुनी हो गई है। ठीक है, मतलब बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ी है, बढ़कर कितनी हो गई है? दोगुनी हो गई, जिसमें से यहाँ पे हम लोग भी है। ठीक है, तो 35.2% से बढ़कर कितना हो गया? 65.7% हो गया है। ये जो भारत रोजगार रिपोर्ट जो आई है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मानव विकास संस्थान के सहयोग से इसको जारी किया गया। अब देश की बेरोजगार कार्यबल की लगभग के कितना प्रतिशत युवा बेरोजगार है? तो 83। मतलब कार्यबल कौन सा होता है? ठीक है, मतलब कौन सा मतलब कार्यबल की बात करेंगे तो कौन सा होता है? देखिए, 14 वर्ष से लेकर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 60 या 59 जो भी होता होगा, उतने वर्ष को कार्यबल के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन 14 वर्ष से बेरोजगार तो नहीं काम होगा ना, क्योंकि यहाँ पे बात ध्यान में रखिएगा, ये वर्किंग कैपिटल होता है, जो काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त, मतलब हायर सेकेंडरी। ठीक है, मतलब जिन्होंने मतलब 10+2 एटलीस्ट कम से कम कर रखा है, माध्यमिक उसको कहते हैं, या फिर उच्च शिक्षा ग्रेजुएट वगैरह है, तो उनकी संख्या 2000 में मात्र 35.2% बेरोजगार थी, जो कि मतलब 2022 में 65.7% हो गया। देश में जितना भी वर्किंग फोर्स है, कार्यबल जो है, उसका 83% युवा जो है बेरोजगार है। 2000 से 2019 तक बेरोजगार और अल्प बेरोजगार में लगातार वृद्धि के बावजूद महामारी के वर्षों में गिरावट देखी गई। 2018 तक प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों में दीर्घकालीन गिरावट देखी गई, जिसके बाद 2019 के बाद आर्थिक संकट की अवधि में भी मतलब क्या हुआ? सुधार आया है। अब अंतरराष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट आई है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट आ गई है। किसने जारी किया है? तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। क्या है ये? तो एक प्रकार का स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। अब बात करें सबसे बड़ा हथियार का निर्यातक कौन है, जो मतलब सबसे अधिक हथियार का निर्यात कौन करता है? तो यूएसए की बात करेंगे, सबसे बड़ा हथियार का निर्यातक है, मतलब बेचता है हथियार को। इसकी हिस्सेदारी वैश्विक हथियार निर्यात में, मतलब विश्व में इसकी हिस्सेदारी की बात करेंगे, कितना परसेंट है? तो इसका कितना है? 42% है। कितना परसेंट हिस्सेदारी है? तो 42% हिस्सेदारी की बात करेंगे, अकेले की बात करें यूएसए का है। फ्रांस पहली बार रूस से आगे दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बना है, क्योंकि रूस के साथ तो दिक्कत है ना। रूस अभी कहां पे है? लड़ाई चल रही है, रूस की लड़ाई चल रही है, तो रूस तो हथियार किसी को बेच नहीं सकता, क्योंकि इसको हथियार को तो खुद ही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे कंडीशन में रूस नीचे आ गया है, और दूसरे नंबर पर वैश्विक हथियार का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा जो वैश्विक जो मतलब निर्यात करने वाला जो अमेरिका के बाद मतलब कौन आ गया? फ्रांस आया। कौन आया है? फ्रांस आया। हालांकि हमेशा जो रिपोर्ट आई थी उसमें रूस दूसरे नंबर पे होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बात के सबसे अधिक हथियार अमेरिका अगर बेचता है, तो सबसे अधिक हथियार खरीदता कौन है? तो भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक है, मतलब हम लोग सबसे अधिक हथियार का इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, 2014-18 और 2019-23 के बीच इसके हथियारों के आयात में 4.7% की वृद्धि दिखी गई। भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता कौन है, मतलब किस देश से हम लोग सबसे अधिक हथियार खरीदते हैं?
रसिया से। तो रूस हो जाएगा, ठीक है। रूस हमारे जितना भी हथियार का आपूर्ति करता है उसे 36% हम जो है रूसी हथियार को खरीदते हैं। रीजन क्या है रूसी हथियार? तो रूसी हथियार अमेरिकी हथियार से लगभग 2.5 से 3 गुना सस्ते होते हैं। अमेरिकी हथियार बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। यूक्रेन 2019-23 में सबसे बड़े यूरोपीय हथियार आयातक के रूप में उभरा है। यूक्रेन की बात करेंगे तो इसने भी खूब हथियार खरीदे। रीजन क्या है? इसकी लड़ाई चल रही है। किससे लड़ाई चल रही है? रसिया से लड़ाई चल रही है। तो रीजन क्या होगा? तो रसिया जो हथियार का आयात जो करता था सबसे ज्यादा करता था आयात, तो इसकी संख्या में मतलब क्या है? गिरावट देखी गई। और यूक्रेन में क्या होगा? यूक्रेन में वृद्धि देखा गया। क्या चीज में? निर्यात, सॉरी उल्टा कर दिया, निर्यात होगा, ठीक है। ठीक है। रूस की बात करेंगे तो रूस मतलब निर्यात में मतलब क्या होगा? पिछड़ गया रूस। रूस निर्यात में क्या होगा? पिछड़ गया, नीचे आ गया, क्योंकि इसका युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ। यूक्रेन क्या है? तो यूक्रेन ध्यान में रखेंगे, यूक्रेन में आयात मतलब बढ़ा है क्योंकि इसके यहाँ भी युद्ध चल रहा है। इस हथियार का यूक्रेन इस हथियार का प्रयोग इस पे कर रहा है। और रूस इसीलिए हथियार नहीं बेच पा रहा दूसरे देशों पे, क्योंकि ज्यादातर क्या कर रहा है? यूक्रेन के साथ मतलब क्या, और इसकी लड़ाई हो रही है। तो जहां पे यूएसए की बात करेंगे, हथियार के निर्यात में प्रथम नंबर पे है। फ्रांस की बात करेंगे दूसरे नंबर पे है। वही भारत की बात करेंगे तो भारत आयात में बात करेंगे प्रथम नंबर पे भारत है, ठीक है। जो कि सबसे अधिक अभी भी इतनी सारे परिस्थिति होने के बावजूद भी हमें रूसी हथियार पे बहुत अधिक डिपेंडेंस है। और लगभग 36% रूसी हथियार हम लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं। किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया? सिप्री। ठीक है, सिपरी की रिपोर्ट आई है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, सैन्य शक्ति की भी बात करूंगा, वो भी सिपरी ही जारी करता है, वो भी हम लोग को बात करना चाहिए। तो सैन्य शक्ति में आप लोग जानते हैं यूएसए पहले नंबर पे है, ठीक है। रसिया दूसरे नंबर पे है, ठीक है। चाइना की बात करें तीसरे नंबर पे है। और इंडिया की बात करेंगे चौथे नंबर पे है, ठीक है। ये डाटा वर्ल्ड में है, ठीक है। सेम डाटा एशिया में भी है, ठीक है। नथिंग चेंज इन एशिया ऑल्सो, ठीक है। एशिया और वर्ल्ड में सेम डाटा, ये भी रिपोर्ट सिपरी के द्वारा ही जारी की जाती है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है सिपरी का? तो ध्यान में रखिएगा, स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च। एस फॉर स्कॉट होम, आई फॉर इंटरनेशनल, पी फॉर पीस, ठीक है। आर फॉर रिसर्च और आई फॉर इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्या हो गया? शिपरी, समझ गए। तो ये सारे के सारे आज के करंट अफेयर्स थे। देखिए करंट अफेयर्स जो है सो थोड़ा हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कठिन तो आपको लग रहा होगा, लेकिन इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मेरा सजेशन ये होता है, आप लोग घर से पढ़ कर आया करो। टॉपिक आपको पहले दे दिया जाता है, घर से पढ़ कर नहीं आएंगे तो फिर यहाँ पे समझने में आपको कठिनाई होगी। कल हम लोग डिफेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सुरक्षा पढ़ने वाले हैं। तो सुरक्षा का टॉपिक आपको दिया हुआ है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे? घर से पढ़ कर आएंगे। फिर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको वीडियो मिलेगा, और उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे ढंग से क्या होगी? याद हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मस्ट है आपको घर से करंट अफेयर्स पढ़कर जरूर है। करंट अफेयर्स पढ़े, मैं ये नहीं कहता हूं से मतलब आपको बहुत आगे पढ़ना है। एटलीस्ट उतना तो पढ़ लीजिए जो कि कल आपके क्लास में पढ़ाई होगी, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो इसको पढ़ के आप लोग आया कीजिए तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए।